नमस्कार। यूजीसी पर पूरे देश में हंगामा मच गया है। सवर्णों को लग रहा है कि हमारे खिलाफ है, लेकिन सवर्णों को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो यूजीसी हमारे खिलाफ है? यूजीसी जैसे योजनाओं को भारत में लागू करने का कोई परंपरा नया नहीं है। यहाँ पे मंडल कमीशन हो, एससी एसटी एक्ट हो, और अब जो यूजीसी प्रकरण है, यह संकेत देता है कि सवर्णों ने जो गलती की और इस देश को अपना माना, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस देश को बनाने के लिए इस देश के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश में संविधान बनाने से लेकर के सामूहिक एकता का परिचय देने वाला सवर्ण समाज के ही खिलाफ आज पूरा संविधान और संसद बन पड़ा है। यह आसान बात नहीं है, क्योंकि आपने पोसा, खेती आपने बबूल की है, तो आम का फल तो मिलेगा ही नहीं। आम की इच्छा रखने वाले सवर्ण समाज को यह याद होना चाहिए कि आपने बबूल की खेती की है, और बबूल की खेती करने पे आपको कांटे ही कांटे मिलेंगे। आपको आम की उम्मीद, फल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह एक योजना है, राजनीतिक योजना है, जिसको बारीकी से समझने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ विषय है जिसको लेकर के समझने की जरूरत है कि मोदी सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्यों यूजीसी जैसे काले कानून को इस देश पर थोपने का, या कहा जाए कि इस देश के 15 से 20% सवर्ण समाज के लोगों पे थोप दिया गया। यह हमेशा की बात है। आरक्षण लेने की बात हो, जबरदस्ती जेल में ठूसने की बात हो, एससी एसटी एक्ट जैसे कानूनों के माध्यम से एक बार फिर यह दर्शा दिया गया कि सवर्ण समाज अन्य जो 20% लोग हैं वो 80% के विरोधी हैं। जबकि इतिहास यह कहता है कि हम सवर्णों ने, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने समाज को हर वक्त उठाने, भोजन देने, पानी देने, कपड़ा देने, उनके जीवन शैली में सुधार करने के लिए, शिक्षक संस्थानों के खोलने के लिए जमीन भूदान करने का काम किया और समाज को एक बेहतर रूप देने का काम किया। लेकिन सवर्ण समाज को इस समय यह सोचने की जरूरत है कि यह कांड जो है यूजीसी कांड इसी समय क्यों आया। इसको समझने के लिए आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं पे फोकस करने की जरूरत है। मैं आपको स्पष्ट पहले ही बता देता हूं कि यह यूजीसी कार्यक्रम जो चल रहा है, यूजीसी कानून, यह कार्यक्रम बंगाल चुनाव से पहले समाप्त हो जाएगा और इसे विड्रॉल कर लिया जाएगा। आप कहीं भी लिख करके खाली पन्ने कागज के टुकड़ी में रख सकते हैं। यह वीडियो शेयर माने अपने पास रख लीजिएगा। यह खेल जो है, इसको केंद्र सरकार एक कानूनी रूप देते हुए इसे निरस्त कर देगी और यूजीसी ठंडे बस्तों में इसे बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव के तक खाली एक डब्बे में पैक करके इसको बंद कर देगी। और फिर जैसे ही यह सब समाप्त होगा, पुनः इसकी जागृति होगी, और जब नियम बना लिया है तो उसको लागू करके ही रहेंगे। यह तो आप सवर्ण समाज मान के ही चले। आपकी उदार नीति और आपकी भक्ति, जो राजनीतिक दलाली जिसे मैं कहता हूं, उसका परिणाम है कि सवर्णों के साथ यह खेल हमेशा से होता रहा है। याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी और आडवाणी जी के होते हुए, सत्ता में रहते हुए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, और लागू कराते समय संसद में बैठे हुए अटल और आडवाणी ने भी समर्थन दिया, और जब वो पास हो गया तो उसके विरुद्ध में उन्होंने सत्ता के साथ गठबंधन तोड़ दिया और कहा कि हम इसके विरुद्ध हैं। जबकि समर्थन का जब आप मतदान उस समय जो हुआ, सहमति हुई, देखेंगे तो अटल और आडवाणी के समर्थन से ही, यानी कि भाजपा के समर्थन से ही 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ। आप एससी एसटी एक्ट की बात करेंगे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही है, और चोर चोर मौसेरे भाई की तरह उसको भी इस देश में लागू किया गया। 2017-18 में पुनः इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की और कहा कि जांच के उपरांत ही, वो भी डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच कर एससी एसटी एक्ट होना चाहिए, उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन देश में विरोध होने के बाद लाखों सवर्ण युवाओं को लाठी डंडों से पीट दिया गया, कूट दिया गया, और उसमें से जो कुछ लोग निकले वह बाद में भारतीय जनता पार्टी के दलाल और चमचे बनकर आज आपको बाजार में दिखते हैं। वो सवर्ण के ही नेता हैं। वहीं आप आगे बढ़ेंगे तो अब जो यूजीसी का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कुछ लोग तथाकथित लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन नए लोगों का उदय हो रहा है क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समाज के में जो उन्नत और उच्च विचारधारा के लोग हैं वो अपनी भूमिका हमेशा निभाते ही हैं। और सामान्य रूप से जिस तरीके से आज पूरे देश स्तर पर आप देखेंगे जज हो, आईपीएस हो, आईएएस हो अपना रिजिग्नेशन सौंप रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सवर्णों का क्या दशा हो रहा है और आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन उन राजनीतिक चाटुकार दलालों का क्या जिन्होंने सवर्ण आंदोलन और विभिन्न प्रकार के सवर्ण समाज के विभिन्न योजनाओं पर सड़कों पे उतरे और लाठी डंडे लोगों को खिलवाकर हजारों केस मुकदमे दायर करवाकर आज भाजपा के झोली में दलाली करते हुए दिखते हैं। यह सवर्ण समाज के दलाली का ही परिणाम है कि यहाँ पर है लोग। इसके आगे मैं बढ़ता हूं तो सबसे प्रमुख बात यह है कि क्यों इस समय इस यूजीसी बिल को लाया गया है, इसको समझिए। ट्रंप जो कि मोदी के अच्छे दोस्त कहे जाते हैं या मोदी जबरदस्ती उनके गले पड़कर कहते हैं कि ट्रंप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लंका लगा के रख दी है। लगातार ट्रंप अपने दूसरी पारी में नरेंद्र मोदी की सारी हेकड़ी निकाल के छोड़ दी है और उनका पूरा औकात दिखा के छोड़ दिया, उनके राजनीतिक कैरियर को धूमिल कर दिया। और लगातार आप देखेंगे टैरिफ तो एक बहाना है, बहाने के बाद आप देखिएगा कि जिस 2013-14 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कहते थे कि डॉलर उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, अब डॉलर 90 पार नहीं 92-93 रुपए तक डॉलर हो चुका है। यानी रुपए की स्थिति हमारी यह है कि $1 93 रुपए के आसपास हम पहुंच गए हैं और इसी साल 2026 में यह सैकड़ा भी पूरा कर लेगा। हम पेट्रोलियम पदार्थों पे, पेट्रोल डीजल पे हम जीएसटी के अंदर नहीं ला रहे हैं, यानी भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को नहीं इसलिए ला रहे हैं ताकि उनकी दुकानदारी, उनकी उद्योगपतियों के साथ जो साठगांठ है और अवैध पैसे कमा करके चंदा चुटकी कर करके जिस प्रकार से राजनीतिक खरीद फरोख्त और दलाली का अड्डा पूरे देश को बना दिया, इस पे जो निगाहें लोगों की है उससे बचाव हो सके। पूरे विश्व स्तर पे नरेंद्र मोदी की छवि लगातार धूमिल है और उसको लेकर के भारत के लोगों में भी, खास करके उसमें भाजपा में बैठे हुए लोगों को भी इस बात की चिंता है, आरएसएस की भी चिंता है, मोहन भागवत जी की भी चिंता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि को लगातार धूमिल करने का काम कर दिया। लगातार जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो भारत के खिलाफ कर रहे हैं, भारत की मर्यादा के खिलाफ है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, अंतरराष्ट्रीय दुनिया में नरेंद्र मोदी की छवि लगातार निम्न स्तर की होती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत का पासपोर्ट सिस्टम हो, सब का सब ध्वस्त होते जा रहा है। आप सोने चांदी का रेट देख लीजिए किस प्रकार से आसमान छूता गया मात्र 2 से 3 साल में। और आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति इसमें सोना गिरवी लेते हैं, पैसा देते हैं और उच्च दर पर उसके इंटरेस्ट होते हैं, और अब धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन का मूड है और सोना भी अपने निम्नतम स्तर पे आने की तैयारी में है, मतलब एक बार कमबैक की तैयारी है। और इसका परिणाम यह होगा कि सामान्य से सामान्य वर्ग के लोग जिनके गहने गुड़िया जो रख करके उन्होंने लोन लिया, उनकी मूल्य जो है आधे से भी कम हो जाएगी। जो 1.5 लाख रुपए में गोल्ड खरीदेगा, 1 लाख में खरीदेगा, अगर उसका रेट धीरे धीरे 10,000, 20,000, 25,000 घट जाए तो आप समझ सकते हैं कि वह परिवार कहाँ जाएगा। और जो गोल्ड लोन देने वाले जो लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो सारा का सारा गोल्ड घपच जाएगी, खा जाएगी और लोगों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। बहुत सारे कारण हैं और कारण तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तरों के ही हैं, लेकिन इसके आगे अगर आप बढ़ते जाइएगा तो आप देख लीजिए कि पूरे देश स्तर पे कोरोना काल के बाद और विश्व गुरु बनने की जो चाहत रखने वाले नरेंद्र मोदी
कि सारी योजनाएं, लगभग 100 से ज्यादा योजनाएं 2014 के बाद यहाँ इस देश में लागू की गई और एक भी योजना जमीन पे आपको 5 से 10% से ज्यादा सफल नहीं दिखाई देगा। नोटबंदी के नाम पर इस देश के खरबों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। वहीं आप देखेंगे कि अनाज के नाम पर जो 5 किलो अनाज की जो देने की बात है, उसमें खरबों करोड़ का नुकसान है सरकार को, सिस्टम को, और अनाज जो है धरातल पे नहीं पहुंच रहा है। इसी तरीके से आप अंतरराष्ट्रीय बाजार की मैंने कुछ चर्चा कर दी, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं धीरे धीरे आपके बीच रखता रहूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत छवि को सुधारने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जब तक ट्रंप से जाकर के माफी न मांग ले नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को माफ न कर दे ट्रंप और टैरिफ वापस न हो जाए, तब तक यह सब खेल चलता रहेगा, ताकि देश इस ओर कभी न ध्यान दे पाए कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण इस देश का कितना नुकसान हो रहा है। लगातार इस देश के युवाओं को, छात्रों को विदेशी धरतियों पे कितनी संघर्ष करनी पड़ रही है, उनको पढ़ाई लिखाई और वीजा में कितनी परेशानी हो रही है, इन सभी विषयों पे लोग आवाज न उठाए। आप बीच में देखे होंगे कि किस प्रकार से एयरलाइंसों की स्थिति बद से बदतर रही है। सभी विषयों को खत्म करने के लिए देश के सभी उस उन्मादी जिससे समाज का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, उन सभी विषयों को खत्म करने के लिए, यानी कि ठंडे बस्ते में चला जाए, इसलिए यूजीसी जैसे कार्यक्रम को लाया गया है, कानून को लाया गया है। यूजीसी ने अपना एक कानून बनाया है, उसको अधिकार है, वो यूजीसी अपने यूनिवर्सिटियों में लागू कर सकता है। इसे रोकने का काम संसद के द्वारा होगा। कुछ दलाल जो है भाजपा के, वो दलाल जो नरेंद्र मोदी की दलाली में लिप्त हैं, वो लोग आजकल सोशल मीडिया पे यह कहते हुए आपको मिलेंगे कि यह संसद से पास तो नहीं हुआ है। तो उनको मैं बता दूं कि यूजीसी अपना एक्ट बना सकती है और यूजीसी अपने नियमावली के तहत उसके अधीन आने वाली, यानी कि भारत के में अंदर चलने वाली जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें उसके नियम के अनुसार ही काम करना होगा। इसमें जब तक दखल संसद के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तब तक यह नहीं रुकेगा और यूजीसी लागू होके ही रहेगा। संसद बीच में जरूर रुकेगी, लेकिन यह बात मान के चलिए कि इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। रुकने का समय यह होगा फरवरी मार्च में, क्योंकि इसी समय आचार संहिता पश्चिम बंगाल में लगेगा और बंगाल में चुनाव के समय, क्योंकि वहां पे इस बार सवर्ण के एक सबसे चौथे पैदान पे आने वाले कास्ट समाज के एक व्यक्ति को, जो बिहार से कास्ट में है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इसका फायदा भाजपा उठाना चाहती है और इसी के क्रम में देखिएगा कि सवर्णों के लीडर के रूप में यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव में नितिन नवीन को सामने रखा जाएगा और गुमराह करने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, वोट ठगी करने के लिए, वोट चोरी करने के लिए नरेंद्र मोदी एंड गैंग काम यही करेगी कि यूजीसी कार्यक्रम को ठप करेगी, रोक देगी, कहेगी कि इस पे पुनः विचार किया जाएगा, ताकि जो आने वाले जो अन्य वर्ग के लोग हैं, वह उन तक यह मैसेज पहुंचाया जाएगा इंटरनली कि सवर्णों के दबाव में किया गया है, लेकिन चुनाव जीतकर इसको लागू किया जाएगा है, और इसको लेकर के एक मूवमेंट भाजपा अपने तरफ बनाना चाहती है ताकि उनको इसका फायदा मिल सके। वो जो यूजीसी कार्यक्रम, यूजीसी रूल के तहत जो लोग इसके शोषित हैं, उनको आराम दिखाने के लिए आने वाले जो लोग होंगे वो भी राजनीतिक दलाल होंगे भाजपा के, और वो सवर्ण ही होंगे। वो बताने आएंगे कि हम लोगों ने वहां पे दबाव बनाकर रोक दिया, लेकिन यह रुकेगा नहीं। सिर्फ चुनावी एजेंडा है, हथकंडा है, जिसके तहत यूजीसी का जो कानून है उसे आपको फरवरी में देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च के बीच में आचार संहिता लगने से पहले इसको स्थगित किया जाएगा संसद के द्वारा, या कैबिनेट में बैठ करके इसको स्थगित करने की बात की जाएगी। जबकि कैबिनेट का अधिकार नहीं है कि वो यूजीसी के कानून को रोक सके, लेकिन यहाँ सब कुछ संभव होगा। देखिएगा संसद के बगैर भी यह कानून पे रोक लगाने की बात हो जाएगी, और यही कहानी आगे बढ़ रही है यूजीसी को लेकर। यूजीसी कोई कानून नहीं है,
यूजीसी एक व्यवस्था लागू की जा रही है मंडल कमीशन की तरह, SC/ST एक्ट की तरह, ताकि समाज का एक दोहन किया जा सके। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसपे कहा जाता है कि 5,000 साल से 50,000 साल से लोगों ने शोषण किया है। तो इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो सभी लोग बताएं कि किनके माँ बहनों के साथ शोषण सवर्णों ने किया और वो किनकी माने शाखाएं चल रही हैं। इस पे मैं खास अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वैसे लोग स्पष्ट होकर के आकर के समाज के बीच में रखें कि समाज को आप तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। भारत की राजनीति इतनी विकराल और विकृत रूप में समाज का दोहन करने वाली होगी, यह कल्पना में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा। कभी नहीं सोचा होगा कि हम अपना जमीन जायदाद धन संपत्ति देकर जिस देश को सींचने का काम कर रहे हैं, उसी देश में जिसको हम सत्ता में बैठाएंगे वही लोग हमारा शोषण करेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा होगा। और सवर्ण समाज के एक एक स्कूल, विद्यालय, कॉलेज का अगर इतिहास निकाला जाए, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट से लेकर के समाहरणालय जो बन रहे हैं सभी जगह या बने हुए हैं, सचिवालय बने हुए हैं, विधानसभा बने हुए हैं, गांधी मैदान अगर बात करें बिहार का तो वह सब दिल्ली का भी बड़ा बड़ा जो पार्क है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सारा चीज पटना यूनिवर्सिटी किसने दिया? ये सवर्णों का जमीन है। लंगट बाबू का बिहार विश्वविद्यालय जो जिसको अंबेडकर के नाम से कर दिया है, अंबेडकर की कोई भूमिका भारत की आजादी में नहीं है, लेकिन अंबेडकर के नाम से यहाँ रख दिया गया। यह सब प्रोपगंडे इसको सभी को सहने का नतीजा है कि आज सवर्णों के ऊपर ही शोषण हो रहा है। लेकिन शोषण की विधि सिर्फ इतना ही है कि आज के डेट में यानी 2014 से लेकर के अब तक भारत की राजनीति का एक केंद्र बिंदु सिर्फ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के बाहर जैसे ही कोई बात जाती है या नरेंद्र मोदी पर आरोप जैसे ही प्रत्यारोप लगते हैं, इस देश में कुछ कुछ ड्रामे शुरू हो जाते हैं ताकि नरेंद्र मोदी की छवि बची रहे, नरेंद्र मोदी का यूटिलाइजेशन राजनीतिक रूप से होता रहे और नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, क्योंकि लोग कहते हैं उनका कौन है जिसके स्वार्थ में होंगे, इतना भव्य तरीके अयास भरा जिंदगी जीता है लोग भारत के पैसे से, भारत के सरकार के पैसे से, आम जनता के टैक्स के पैसे से, जो पैसे से ट्रंप इतनी आजादी से और इतने सुविधाओं के साथ नहीं जीते होंगे अपने कमाई से और राष्ट्रपति के संसाधनों से, नरेंद्र मोदी उससे कहीं ज्यादा अयास भरा जिंदगी जीते हैं भारत सरकार और भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से। तो यह सब नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने का प्रयास है और इंतजार करिए बेवकूफ बनने के लिए सवर्णों की विधानसभा का चुनाव जल्दी ही घोषित होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और बंगाल चुनाव के साथ ही यूजीसी तब तक शांत हो जाएगा जब तक यूपी में चुनाव नहीं होगा। और 2-3 राज्यों के चुनाव के साथ ही पुनः जैसे ही सत्ता में भाजपा कहीं बन गई तो पुनः जान लीजिए कि सवर्णों का शोषण का जो नींव रखा गया है वह पूर्णतः लागू होगा, और लागू ही नहीं होगा बल्कि इसका दशा और दिशा मंडल कमीशन और SC/ST एक्ट की तरह होगा। हजारों लाखों लड़के नौजवान गिरफ्तार किए जाएंगे, केस मुकदमों में आएंगे और उनका जीवन खराब कर दिया जाएगा, उनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी कहानी को लेकर आगे बढ़ने का काम यह प्लान्ड करके राजनीतिक रूप से किया गया है। इसमें मोदी की छवि को बचाने का काम किया गया है, उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे गिरती हुई छवि को लेकर भारत के अंदर जो आक्रोश पैदा हो रहा था उसको लेकर इसे संभालने का काम किया गया है, ताकि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात चले, चंद लोगों के बीच में बात चले और एक लॉबी ऐसा हो जाए जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में बना रहे, इसी के लिए यह कार्यक्रम तय किया गया है। तो आप सवर्णों से मेरा यही कहना है कि सवर्णों अपनी जो भूमिका है, क्योंकि मैं पत्रकारिता में हूं लेकिन मुझे भी सवर्ण ही कहा जाता है, भारत का संविधान सवर्ण ही कहता है, भूमिहार ब्राह्मण ही कहता है। मुझे पत्रकार के रूप में अपने राजनीतिक फायदे और अपने समाज के फायदे के लिए लोग पत्रकारिता में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बात मैं रखता हूं हमेशा से न्याय संगत बात रखता हूं, लेकिन समाज का दोहन करने की बात जहां पे आएगी तो वहां मैं बात रखूंगा। सवर्णों से आग्रह यही रहेगा मेरा
कि अपने प्रॉपर्टी का पूरा 1947 से अब तक जो भी दान में दिया और जो भी संपत्ति आपकी है उसका ब्यौरा निकालिए, सरकार को लिखित दीजिए कि मेरी संपत्ति खाली करिए, अपने पूर्वजों की संपत्ति को सरकार से छीनने का काम करिए, तभी जाकर के ये जो आतंक विरोधी आतंकी गतिविधि चलाने वाली सरकारें भारत में काम कर रही है, ऐसी सरकारों को जवाब मिलेगा। नहीं तो आपकी के ही पूंजी से आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे अंग्रेजों ने, मुगलों ने सैनिक ला करके भारत में लड़ाई नहीं की, यहाँ के ही दलाल, चाटुकार और दल्लों को लेकर यहाँ पे ही सैनिक व्यवस्था बनाई और आपके ही खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ लाठी डंडों से कुटवाया, पिटवाया और हजारों सालों और हजारों वर्षों तक लोगों ने यहाँ राज करने का काम किया। तो यही व्यवस्था के तहत आप सभी सवर्णों से आग्रह है कि आंदोलन में जाके जहां आप सड़कों पर कूद कर आप अपने ऊपर लाठी चार्ज करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे, उससे बढ़िया है कि सारे जमीन को वापस लेने के लिए आंदोलन करिए, अपने जमीन को वापस लीजिए, अपने जमीन पे खेतीबाड़ी करिए, अपने स्कूलों में अपना कब्जा बनाइए और अपने स्कूलों पे आप जो व्यवस्थित रूप से चलाने का संचालन करने की जिम्मेदारी उठाइए। सरकार को टैक्स देने से बढ़िया है कि हम अपनी अलग व्यवस्था खुद से करें। यही तो यूजीसी चाह रही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, क्यों नरेंद्र मोदी के इशारों पे चलने का काम कर रहे हैं। खिलजी ने भी जितना स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल नहीं जलाए होंगे, उससे ज्यादा 2014 से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी ने उजाड़ दिए मंदिरों को और शिक्षण संस्थानों को। हिस्ट्री निकाली, इनके ज्योग्राफी निकाली नरेंद्र मोदी का, तो खिलजी से कहीं आगे अपना कदम बढ़ा चुके हैं, हिटलर से ज्यादा अपनी तानाशाही कर चुके हैं और इसी का परिणाम है कि आज आप यूजीसी के माध्यम से पुनः फड़फड़ा रहे हैं सवर्ण और अपने ही लोगों को आक्रोशित करके आप सड़कों पर ला करके डंडे लाठी सोटा खाइएगा, खिलवाइएगा, एफआईआर कराइएगा। उससे बेहतर है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा लीजिए और वापस अपने संपत्ति को कीजिए और अपनी शिक्षण संस्थानों का निर्माण खुद के बल पे कीजिए, खुद के संचालन के लिए करिए और इस तरीके की व्यवस्था करिए, क्योंकि सवर्ण हर समाज को लेकर के चलता है, वो छोड़ नहीं पाता है, लेकिन एक बार 5-10 सालों के लिए एक बार छोड़ के देखिए, वैसी व्यवस्थाओं में जाना बंद करिए जो आपके खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है। अगर 5-10% दलाल है तो वो इतिहास आज का नहीं है, शुरू से रहा है। वो धोखाधड़ी और समाज में लालच की वजह से छोड़ने का काम सदियों से होता रहा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सामूहिक निर्णय और सामूहिक भागीदारी से और अपने लिए शिक्षण संस्थान से लेकर चिकित्सालय से लेकर के हर व्यवस्था, व्यापार की सभी व्यवस्थाओं को सवर्ण अपने बलबूते पे करने का काम करे, बेहतर भारत का निर्माण। और जहां पे इस भारत का दुर्गति होता है वहां से सवर्णों ने ही हमेशा अपना बलिदान देकर, अपने धन संपत्ति देकर संवारने का काम किया है। तो वह जब भी वैसा मौका आएगा, जब इन लोगों से नहीं संभलेगा यह राष्ट्र, तो पुनः हम लोग अपने हाथों में बागडोर लेने का काम करें। यह तय करने दीजिए और 1-2 इस्तीफा क्या, सवर्णों से आग्रह होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन में सभी सवर्ण अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दे और देखे कि किस प्रकार से यह देश चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने विचारों से अवगत कराइए। अपने बलबूते पे खड़ा होने का प्रयास करिए। जय हिंद। संपर्क नंबर पर संपर्क करें 70 70 77 77 33।